हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सबका स्वागत करता हूं अपने अगले एपिसोड में। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? इसका दूसरा भाग। अभी तक हमने जाना कि एक डॉक्टर किस प्रकार से पोषक तत्व के बारे में शोध करता है। आगे विटामिन और आप, ये हमारा दूसरा पार्ट है। आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने साथियों तक इसको शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँचाइएगा। विटामिन और आप, जब आप मानव शरीर पर ऑक्सीडेंटिव तनाव के हानिकारक प्रभाव को समझ जाते हैं, तब आपको खुद के प्राकृतिक रक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के महत्व का पता चलता है। आपका स्वास्थ्य और जीवन इसी रक्षा तंत्र पर निर्भर करते हैं। अपने शोध के दौरान मैंने यह सीखा कि इन बीमारियों के प्रति सबसे मजबूत सुरक्षा हमारे शरीर के प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरक्षी तंत्र प्रदान करते हैं। मेरी सलाह होती है कि ये किसी भी दवा की अपेक्षा अधिक बेहतर होते हैं। गहन अध्ययन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मरीजों के लिए अतिरिक्त पोषक तत्वों का उपयोग कोई वैकल्पिक दवा नहीं है, बल्कि यह कमी पूरी करने वाली सहायक दवा की तरह है। सच तो यह है कि यह एक प्रमुख दवा की तरह है, क्योंकि यह एक वास्तविक सुरक्षात्मक दवा है। अतिरिक्त पोषक तत्व लेने का मतलब बीमारी को जड़ से उखाड़ना नहीं, बल्कि उत्साह भरी स्वस्थ जिंदगी जीना है। चिकित्सा शोधों की समीक्षा के बाद मुझे यह बात कहने में कतई संदेह नहीं है कि उच्च गुणवत्ता के अतिरिक्त पोषक तत्व लेने वाले मरीजों को इन्हें नहीं लेने वाले मरीजों की तुलना में अधिक स्वास्थ्य लाभ होता है। हालांकि हो सकता है कि किसी मरीज को कोई विशेष बीमारी हो, लेकिन अतिरिक्त पोषक तत्वों की अनुशंसा करते समय यह जरूरी नहीं है कि मैं उस बीमारी विशेष का इलाज कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ मरीज को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों को लेने की सलाह दे रहा हूं, जो कि चिकित्सा शोधों में भी कहा गया था। स्वास्थ्य के प्रति इस रुख को मैं कोशिकीय पोषण मानता हूं, जो शरीर को ईश्वरीय इच्छा के मुताबिक काम करने देता है। इस पुस्तक में बताए गए बहुत से व्यक्तिगत मामले मेरे क्लिनिक के रिकॉर्ड में लिए गए हैं। इनमें से कुछ के नाम गोपनीय रखने के लिए बदल दिए गए हैं, जबकि इनमें कई कहानियां मेरे उन मरीजों और मित्रों की है जो अपने अनुभवों को हूबहू आपके साथ बांटना चाहते थे। इन कहानियों में आप मेरे सिद्धांत को वास्तविक जिंदगी के उदाहरण द्वारा समझ पाएंगे। ऊपर आप सबसे पहले ही बीमार हैं तो साहसी बनिए, क्योंकि इनमें से अधिकांश कहानियां उन मरीजों की है जो कभी बहुत बीमार थे। साहस और दृढ़ संकल्प के बलबूते ये लोग बीमारी से जूझते रहे और यहाँ बताए गए सिद्धांतों को अपनाकर इन्होंने अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाया। लीज का मामला मेरा सबसे अच्छा शोध है। संयोगवश उसका स्वास्थ्य फिर से बेहतर हो गया था। हालांकि उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई थी। रोजाना कई घंटे बिस्तर पर दर्द और कमजोरी के साथ बिताने के बजाय अब वह अपने सपनों का जीवन जी रही है। वह पूरी ऊर्जा के साथ एक माँ और पत्नी के रूप में आनंद ले रही है। इसके लिए घोड़ों को प्रशिक्षण देना सपने की बजाय हकीकत बन गया। बचावकारी दवाइयों के इस अद्भुत प्रभाव के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें। सेकंड टॉपिक है जीना कम मरना ज़्यादा। 21वीं सदी के शुरुआत में चिकित्सकों और चिकित्सीय शोधकर्ताओं ने अमेरिका तथा औद्योगिक दुनिया में स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया। पिछली सदी से ही तुलना करें तो पता चलता है कि बीमारियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। 20वीं सदी की शुरुआत में लोग संक्रामक बीमारियों के कारण मरते थे। उस समय अमेरिका में मृत्यु के 4 प्रमुख कारणों में निमोनिया, टीबी, डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा थे। उस समय लोगों की आयु 43 वर्ष से कुछ अधिक ही थी, लेकिन इसी सदी के दूसरे हिस्से में एंटीबायोटिक्स की खोज और इनके विकास की उन्नति हुई। इसी की बदौलत 1980 में एड्स फैलने के बावजूद संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौतों में नाटकीय रूप से कमी आई। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि लोग अब गंभीर क्षयकारी बीमारियों से पीड़ित हैं और इनसे मर रहे हैं। इन बीमारियों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैंसर, हृदयाघात, डायबिटीज, अर्थराइटिस, मैकुलर डिजनरेशन, मोतियाबिंद, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस तथा रूमेटाइड अर्थराइटिस शामिल है। यह सूची और भी लंबी है। यह सच है कि पिछली सदी के दौरान अमेरिकियों की औसत आयु में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। फिर भी गंभीर क्षयकारी बीमारियों ने हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। विख्यात प्रतिरक्षी विज्ञानी और सूक्ष्म विज्ञानी डॉक्टर मेरान बेंज ने एक भाषण में कहा था, हम आवश्यक रूप से बहुत कम जी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। डॉक्टर बेंज ने सेहत पर ऑक्सीडेंटिव तनाव के गंभीर खतरों तथा कोशिकीय पोषण के महत्व को समझने में भी मेरी मदद की। जागने का संकेत, औसत आयु। आप कितने लंबे समय तक जीना चाहते हैं? आइए कुछ समय के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन को एक तरफ रख देते हैं।
अब अमेरिका और विश्व के अन्य औद्योगिक देशों की औसत आय तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की तुलना करते हैं। किसी भी देश की स्वास्थ्य सुविधाओं के आकलन का सबसे अच्छा तरीका उस देश की मृत्यु दर का पता लगाना। जहां तक औसत आयु का सवाल है, 1950 में विश्व के शीर्ष 21 औद्योगिक देशों में अमेरिका का स्थान 7वां था। आप कल्पना कर सकते हैं कि तब से हमने स्वास्थ्य सुविधाओं पर विश्व के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक खर्च किया। 1998 में हमने 10 खरब डॉलर से भी अधिक राशि स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की, जो हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 13.6% है। यह खर्च सूची में अमेरिका के नज़दीकी देश के खर्च के लगभग 2 गुना था। हमारे पास स्वयं की MRI, CT स्कैनर्स, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, टोटल हिप व नी रिप्लेसमेंट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी मशीनें, एंटीबायोटिक्स, आधुनिकतम सर्जिकल तकनीक, आधुनिक दवाइयाँ तथा गहन चिकित्सा इकाइयाँ हैं। क्या इन सभी प्रकार की आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं ने अमेरिका में औसत आयु बढ़ा दी है? 1990 में हमारे देश को औसत आय के मामले में 18वां स्थान मिला, जबकि 40 साल पहले इन्हीं 21 देशों के तुलनात्मक अध्ययन में यह स्थान 7वां था। बहरहाल, अमेरिकियों द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं पर लाखों डॉलर खर्च करने के बावजूद हमारे देश को औसत आयु के मामले में विश्व का सबसे बदतर औद्योगिक देश माना जाता है। जब हम देखते हैं कि अमेरिकियों की आयु कितनी है या वे कितना जीते हैं, तो पता चलता है कि विश्व में सबसे बेहतर माना जाने वाला हमारा स्वास्थ्य तंत्र वास्तव में कितना खराब है। मैंने पूछा था कि आप कितना अधिक जीने की आशा करते हैं, लेकिन आप यह कल्पना करें कि आपके जीवन के अंतिम 20 साल कैसे होंगे। क्या आपको अपने पैसों का सही मूल्य मिल रहा है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। गुणवत्तापूर्ण जीवन। मैं आपको एक बात का विश्वास दिला सकता हूं कि आज मेरे मरीज लंबे समय तक जीने के बजाय गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के बारे में सोचते हैं। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं तक हमारी पहुंच की बात है, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आमतौर पर हम कितने साल जीते हैं। कौन व्यक्ति ऐसा बुढ़ापा चाहेगा जिसमें वह अल्जाइमर्स डिमेंशिया के कारण अपने परिवार के सदस्यों को भी न पहचान सके? कौन व्यक्ति ऐसा समय देखना चाहेगा जिसमें उसकी पीठ और जोड़ों में क्षयकारी अर्थराइटिस हो? हमारा देश तेजी से पार्किंसंस, मैकुलर डिजनरेशन, कैंसर, हृदयाघात व हृदय संबंधी अन्य बीमारियों से पीड़ित हो रहा है। कोई भी अब बुढ़ापे के कारण मरते हुए दिखाई नहीं देता है। 6 करोड़ से अधिक अमेरिकी किसी न किसी प्रकार की कार्डियोवैस्कुलर बीमारी, हृदय और रक्तवाहिनियों की बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें लगभग 1.36 करोड़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज से पीड़ित हैं। हालांकि यह बात सच है कि पिछले 25 सालों में कार्डियोवैस्कुलर बीमारी से मरने वालों की संख्या में कमी आई है, लेकिन फिर भी यह अमेरिका में मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण बना हुआ है। हमारे यहाँ हर साल हृदयाघात के लगभग 15 लाख मामले सामने आते हैं, जिनमें से आधे या करीब 7 लाख मामले गंभीर होते हैं। दुख की बात यह है कि इनमें आधे से अधिक लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने के 1 घंटे में या अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो जाती है। 30% से अधिक मामले में दिल का दौरा पड़ने का पहला लक्षण आकस्मिक मृत्यु ही होता है। यह हमें जीवन शैली बदलने का अधिक समय भी नहीं देता है। कैंसर के शोध और इलाज पर अत्यधिक धन खर्च करने के बावजूद यह अमेरिका में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण बना हुआ है। 1995 में 5.37 लाख लोगों को कैंसर के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पिछले 30 सालों में इससे होने वाली मौतों की संख्या में एक निश्चित दर से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 25 सालों में अमेरिका में 25 अरब डॉलर से अधिक रकम कैंसर के शोध पर खर्च की गई, फिर भी इससे मरने वालों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई। कुछ प्रकार के कैंसर का जल्दी पता लग जाने के कारण इसके इलाज की कई अच्छी तकनीकों का विकास हो गया है, लेकिन कैंसर के लिए हमारे इलाज में कोई फर्क नहीं आया है। आंखों की दृष्टि को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारी मैकुलर डिजनरेशन के मेरे मरीज के 6 महीने के नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं ताकि वे 6 माह बाद फिर से मुलाकात तय कर सकें। हर बार डॉक्टर के पास जाने के बावजूद यह जानकर कुंठित हो जाते हैं कि उनकी बीमारी लगातार बढ़ रही है। सिर्फ कुछ मामलों में लेजर द्वारा इलाज करवाने से थोड़ा फायदा जरूर हो सकता है। यदि आपका कोई प्री अल्जाइमर्स डिमेंशिया से पीड़ित है तो आप इसके अप्रभावी इलाज से भली भांति परिचित होंगे। किसी पारिवारिक सदस्य की तार्किक कार्यप्रणाली को धीरे धीरे कम होते देखना और शारीरिक रूप से अक्षम होते देखना काफ़ी दर्दनाक होता है। अब समय आ गया है कि हम इन बातों पर विचार करें। यदि हम सभी डॉक्टर्स अपने प्रति ईमानदार हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि अभी तक हमने अपने मरीजों को जो इलाज दिया है वह बहुत खराब था। अन्य संक्रामक बीमारियों की तरह इन बीमारियों का भी इलाज करने में हम असमर्थ थे। डॉक्टर और मरीज दोनों को ही इस बात पर गौर करना चाहिए कि वे आज की स्थिति से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पा सकते हैं। बचावकारी दवाइयाँ।
मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ कि मरीजों ने भी इन विभिन्न प्रकार की गंभीर क्षयकारी बीमारियों को स्वीकार कर लिया है। वे मदद के लिए आधुनिक दवाइयाँ और इलाज की ओर टकटकी लगाते हैं, लेकिन उन्हें उस समय बहुत दुख होता है जब उन्हें पता चलता है कि हमारे इलाज कितने प्रभावहीन हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के 50 साल बाद मुझे यह विश्वास होने लगा है कि अब अधिक से अधिक लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने लगे हैं। पिछले महीने मेरे एक नज़दीकी मित्र ने मुझसे अंतिम समय तक जीने की इच्छा जताई। क्या यह आपकी भी इच्छा है? मेरी तो यही इच्छा है। 3 दशकों से अधिक समय तक मेडिकल प्रैक्टिस करने के बाद मैं और मेरे मरीज गंभीर क्षयकारी बीमारियों और दर्द को लेकर काफ़ी परेशान है। इसलिए मैंने यह पुस्तक लिखी है और इसलिए मैं बीमारी होने के बाद दवाई देने के बजाय बचावकारी दवाई लेने की सलाह देता हूं। लेकिन मुझे यहाँ पर यह बताने की ज़रूरत है कि बचाव से मेरा तात्पर्य क्या है। बचाव की पारंपरिक दवाइयाँ, शीघ्र पहचान। स्वास्थ्य सेवा समुदाय बचाव के तरीकों को प्रोत्साहित करने में खुद पर गर्व महसूस करता है, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में गहराई से सोचा है? आजकल डॉक्टर मरीजों को समय समय पर मेडिकल चेकअप के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सके। लेकिन डॉक्टरों की इस मददगार सलाह को गौर से देखें तो इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि वे तो बस बीमारी को जल्द पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में सोचें। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि डॉक्टर पैप स्मीयर, मेमोग्राम्स, ब्लड टेस्ट तथा अन्य शारीरिक परीक्षण नियमित रूप से यह पता लगाने के लिए करते हैं कि कहीं कोई बीमारी गुपचुप तरीके से मरीज के शरीर में तो नहीं है। इसमें बचाव क्या है? स्पष्ट है कि जितनी जल्दी इन बीमारियों की पहचान होगी मरीज के लिए उतना ही अच्छा होगा। हालांकि यहाँ मैं इस बात पर जोर डालना चाहता हूँ कि डॉक्टर या स्वास्थ्य सेवा समुदाय मरीजों को बचाव के तरीके सिखाने में काफ़ी कम समय देते हैं। दूसरे शब्दों में अधिकांश डॉक्टर बीमारियों के इलाज में ही बहुत ज़्यादा समय व्यस्त रहते हैं। इसके बजाय उन्हें प्राथमिक तौर पर मरीजों के स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली की शिक्षा देकर क्षयकारी बीमारियों को रोकने में मदद करना चाहिए। वास्तविक बचावकारी दवाइयाँ। यदि हम बचाव के सही मायनों को समझ जाएं तो मेरा विश्वास है कि हम वास्तव में बचाव कर सकते हैं। मैं पुरजोर तरीके से सलाह देता हूं कि बचावकारी दवाइयां 3 तरह से मरीजों को प्रोत्साहित करती हैं: स्वास्थ्यवर्धक भोजन, नियमित व्यायाम कार्यक्रम तथा उच्च गुणवत्तापूर्ण अतिरिक्त पोषक तत्वों का सेवन। बड़ी बीमारियों से बचाव ही वास्तविक बचाव है। क्या इसके लिए मरीजों को प्रेरित करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है, लेकिन अधिकांश लोग अब जब यह समझते हैं कि उनका जीवन दांव पर लगा है तब वे अपनी जीवन शैली को बदलने के इच्छुक होते हैं। वास्तविक बचावकारी दवाइयों की प्रैक्टिस के दौरान इस स्थान पर आकर मुझे चिकित्सा क्षेत्र छोटा लगने लगता है। स्वस्थ जीवन शैली के तत्व। व्यायाम। हम यह भूल चुके हैं कि हमारा शरीर ही सभी प्रकार की बीमारियों के विरुद्ध सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र बनाता है। मैं पाता हूँ कि डॉक्टर केनेथ कूपर बचावकारी दवाइयों के क्षेत्र में एक अग्रणी डॉक्टर हैं। उन्होंने ही सबसे पहले एरोबिक्स के बारे में बताया और इसके बाद 1970 में व्यायाम का प्रचलन बढ़ा था। आज हम एक तथ्य को सच मानने लगे हैं जो 30 साल पहले चिकित्सीय रूप से साबित हो गया था। मुझे याद है कि सबसे पहले डॉक्टर मीटिंग्स में इस बात को लेकर बहुत बहस करते थे कि क्या उनके मरीज को व्यायाम करना चाहिए। डॉक्टर कूपर व्यायाम के उन फायदों के बारे में मरीजों के साथ लगातार चर्चा करते थे जो उनके स्वास्थ्य में सुधार कर सकते थे। 70 के दशक के अंत तक अधिकतर डॉक्टर कूपर की इस बात से सहमत हो गए थे और उन्होंने भी अपने मरीजों को सामान्य व्यायाम की सलाह देना शुरू कर दिया था। 1980 की शुरुआत में अमेरिका के एक सर्जन जनरल ने एक सूची जारी की जिसमें सामान्य व्यायाम से होने वाले सभी खास फायदों का उल्लेख था। ये लाभ हैं: पहला, वजन कम होना; दूसरा, ब्लड प्रेशर में कमी; हड्डियों में मजबूती और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे में कमी; अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि; बुरे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी; वसा के स्तर में कमी; ताकत और समन्वय में बढ़ोतरी जिसके कारण गिरने का खतरा कम होना; इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि; प्रतिरक्षी तंत्र का विकास; संपूर्ण तंदुरुस्ती का एहसास बढ़ना। एक नज़र में व्यायाम के लाभों की यह सूची प्रभावित करती है। कोई भी व्यक्ति व्यायाम का एक सामान्य कार्यक्रम बनाकर कई बीमारियों से दूर रह सकता है। पौष्टिक भोजन। खान पान की आदतों के बारे में आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर भी यह मानते हैं कि जो मरीज कम वसा वाला भोजन करते हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। इनमें शामिल है वजन कम होना, डायबिटीज का खतरा कम होना, हृदय रोगों के खतरे में कमी, लगभग सभी प्रकार के कैंसर के खतरे में कमी, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम होना, कोलेस्ट्रॉल के स्तर बढ़ने के खतरे में कमी, प्रतिरक्षी तंत्र में वृद्धि, इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि, ऊर्जा और एकाग्रता क्षमता में वृद्धि। आइए इसका मजा लें। पौष्टिक भोजन जीत बनाम जीत की स्थिति होती है। अतिरिक्त पोषक तत्व।
मैंने पिछले 7 सालों के दौरान चिकित्सीय साहित्य पर काफ़ी शोध किया है। मैं दृढ़ता के साथ यह मानता हूँ कि भले आप तंदुरुस्त हो, लेकिन अतिरिक्त पोषक तत्वों का सेवन करने से आपकी सेहत को महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। अतिरिक्त पोषक तत्वों से स्वस्थ होने वाले लाभ हैं: प्रतिरक्षी तंत्र की क्षमता बढ़ना, एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र की क्षमता बढ़ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जोखिम कम होना, हृदयाघात का खतरा कम होना, कैंसर की आशंका में कमी, आर्थराइटिस, मैकुलर डिजेनरेशन और मोतियाबिंद के खतरे में कमी, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, पार्किंसंस बीमारी, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी तथा अन्य गंभीर क्षयकारी बीमारियों का खतरा कम होने से शक्ति बढ़ना, कई गंभीर क्षयकारी बीमारियों के इलाज में आसानी। क्या पर्याप्त व्यायाम कार्यक्रम और पौष्टिक भोजन के साथ पोषक तत्व लेने वाले मरीज अपने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज तथा उच्च कोलेस्ट्रॉल को इतना नियंत्रित कर लेते हैं कि वे दवाई लेना छोड़ सकते हैं? चिकित्सा साहित्य इस बात की पुष्टि करता है। लगभग सभी डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि मरीजों को ऐसी गंभीर बीमारी के लिए दवाई लेने से पहले स्वस्थ जीवन शैली की सलाह दी जानी चाहिए। हालांकि सच तो यह है कि अधिकतर डॉक्टर पर्चा लिखते समय मरीजों को जीवन शैली बदलने की सलाह भी बमुश्किल देते हैं। आप देखते हैं कि सामान्य तौर पर डॉक्टर यह मानकर चलते हैं कि अधिकतर मरीज अपनी जीवन शैली कभी नहीं बदलेंगे और उनका सही इलाज सिर्फ दवाइयों के द्वारा ही संभव है। जैसे कि किसी डॉक्टर को मरीज के उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़ या उच्च कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता चलता है तो वह सीधे दवाइयाँ लिखना शुरू कर देता है। मरीजों की पसंद। पिछले 7-8 सालों में मैंने अपना नज़रिया बदल लिया है। मैंने दवाइयों को पहली पसंद बनाने की बजाय अंतिम सहारा बना लिया है। मैं यह जानकर आश्चर्यचकित हूँ कि मेरे कई मरीज अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनना चाहते हैं और दवाइयों के सेवन से परहेज करते हैं। यह बात भी सही है कि ऐसे मेरे कई मरीज अब भी हैं जो इस प्रकार के परिवर्तन को नहीं मानते हैं। उनके लिए मेरे पास अब भी दवाएं हैं। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनकी हालत इतनी गंभीर होती है कि मुझे तुरंत दवाइयाँ देना शुरू करनी पड़ती है, लेकिन इसके साथ ही मैं उन स्वस्थ जीवन शैली के जरिए अपनी स्थिति सुधारने का मौका देता हूँ, इस आशा के साथ ही एक दिन वे भी दवाइयों का सेवन बंद या कम कर देंगे। अच्छे व्यायाम कार्यक्रम तथा पौष्टिक भोजन के लाभों के बारे में मैं हर कोई जानता है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता के अतिरिक्त पोषक तत्वों को लेने के फायदों के बारे में बहुत कम लोग, खासकर डॉक्टर, जानते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि मैं भी उन डॉक्टरों में से था जिन्हें अतिरिक्त पोषक तत्वों की जानकारी नहीं थी, लेकिन अनगिनत अध्ययनों ने यह साबित कर दिया कि पौष्टिक भोजन, अच्छे व्यायाम कार्यक्रम और उच्च गुणवत्ता अतिरिक्त पोषक तत्वों का प्रयोग ऐसा सटीक माध्यम है जिससे आप अपनी सेहत की रक्षा कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य को फिर से पाने का सबसे अच्छा तरीका भी है।